आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और फिर हम इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेसिकली हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसके बारे में, या स्प्रिंग से एक मास अटैच कर देंगे उसके बारे में। तो जहाँ पर भी ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन हाँ, सारे ऑसिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, एक पार्टिकुलर टाइप का ही ऑसिलेशन हमारे सिलेबस में है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम कहते हैं। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा मोशन एसएचएम है या नहीं है? तो चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में इसको हम एसएचएम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर में बढ़ने के पहले हमें यह समझना होगा कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम है, तो जब पेंडुलम स्विंग करता है तो एक फिक्स टाइम के बाद वापस उसी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है। या एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो सर्कल में घूमने में वो बार बार उसी मोशन को रिपीट कर रहा है और अगेन सेम टाइम इंटरवल के बाद कर रहा है, तो उस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन ये लिखी जा सकती है, द मोशन विच रिपीट्स after a fixed interval of time, ठीक है। जो मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन रिपीट्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। तो जितने समय के बाद वो मोशन बार बार रिपीट हो रहा है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एक सर्कुलर मोशन का। तो अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो वो पीरियोडिक मोशन नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होगी तभी वो एक सर्कल को कंप्लीट करने में सेम टाइम बार बार लगाएगा। लेकिन अगर स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है तो उसका टाइम जो सर्कल कंप्लीट करने में लगाएगा वो बार बार अलग होगा। तो मोशन तो सेम रिपीट कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल अगर सेम नहीं होगा तो पीरियोडिक मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन उसको कहते हैं जो मोशन टू एंड फ्रो हो। टू एंड फ्रो मतलब जैसे अगर इस रास्ते में गया तो वापस उस रास्ते में आया, जैसे पेंडुलम है। तो ऑसिलेटरी मोशन, इफ द मोशन इज to and fro, then it is called oscillatory motion, ठीक है। एग्जाम्पल किसका हम लेंगे? एग्जाम्पल हम लेंगे पेंडुलम का, या उसको हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का मतलब होगा कि एक ऐसा पेंडुलम जिसको कि हम एक स्ट्रिंग से बांधकर ऑसिलेट करवाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें ये इधर जाएगा, लौट के वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। अब आते हैं कि क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? मतलब ये कि अगर ये मोशन हो रहा है और वापस यहां पर आ रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ये सेम मोशन रिपीट कर रहा है और बार बार ये जाकर सेम टाइम पर वापस भी आ जा रहा है, तो ये मोशन ऑसिलेटरी तो है ही, साथ में इसको हम
पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने सेम मोशन सेम टाइम इंटरवल में रिपीट किया है। तो ये जो मोशन है, ये एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम को हमने ऑसिलेटरी मोशन के लिए लिखा है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मोशन जो है ये ऑसिलेटरी प्लस ये पीरियोडिक दोनों तरीके का मोशन है, क्योंकि ये सेम टाइम इंटरवल के बाद बार बार उसी मोशन को रिपीट कर रहा है। ये वाला मोशन ऑसिलेटरी है, ठीक है, ये वाला मोशन ऑसिलेटरी है, लेकिन क्या ये मोशन आई एम सॉरी ऑसिलेटरी नहीं, ये वाला मोशन पीरियोडिक है, ये वाला मोशन पीरियोडिक है, लेकिन क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? ऑसिलेटरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल हमेशा एक ही रास्ते पे घूमेगा, क्लॉकवाइज। ऑसिलेटरी का मोशन होता है टू एंड फ्रो, मतलब अगर ऐसे जाता तो फिर लौट के ऐसे आता, फिर ऐसे जाता फिर ऐसे आता, तो वो ऑसिलेटरी होता। तो ये मोशन सिर्फ पीरियोडिक है, ये ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन ये मोशन पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है, क्योंकि आगे पीछे वापस लौट के आ रहा है और अगेन सेम टाइम इंटरवल के बाद आ रहा है, तो इसको ऑसिलेटरी प्लस पीरियोडिक दोनों कहेंगे। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो कि ऑसिलेटरी तो हो लेकिन पीरियोडिक ना हो, तो वो होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करें। जैसे प्रैक्टिकली आप किसी भी रस्सी से पेंडुलम को बांधकर अगर स्विंग करा के छोड़ते हैं, तो ये हमेशा स्विंग नहीं करता रहता, धीरे 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 ये जाकर फाइनली रुक जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में अगर हमने इस पेंडुलम को यहां से रिलीज किया है, तो ये ऑसिलेशन करके यहां तक पहुंचा, लेकिन जब ये लौटेगा तो ये पूरा नहीं लौटेगा, थोड़ा कम लौटेगा, फिर उसके बाद थोड़ा कम लौटेगा, और इस तरीके से इसके ऑसिलेशन के जो रेंज है वो कम होती जाएगी। ये ऑसिलेशन अभी भी कहा जाएगा क्योंकि ये मोशन टू एंड फ्रो है, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, कोई जरूरी नहीं कि पूरा वापस रखा है, अगर जाकर आ रहा है तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन ये पीरियोडिक इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये जहां से स्टार्ट किया था ये गया और वापस वहां तक नहीं पहुंचा, तो उसने उस मोशन को कंप्लीट नहीं किया। तो अगर ये पूरा जाकर पूरा लौटता, जैसे इस केस में ये पूरा जाकर पूरा लौटता, तो ये मोशन को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है, और बार बार वही रिपीट कर रहा था। लेकिन ये जहां से छोड़ा जा रहा है वहां तक वो वापस नहीं पहुंचता है, तो ये ऑसिलेशन तो होगा लेकिन ये पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि ये वापस उस मोशन को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन तो है, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है और पीरियोडिक मोशन क्या है। अब ऑसिलेशन कई प्रकार के, कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, और ऑसिलेशन जब भी होंगे तो उस ऑसिलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो पीरियोडिक हो ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑसिलेशन है लेकिन पीरियोडिक नहीं है, और ऐसा हो सकता है कोई पीरियोडिक हो वो ऑसिलेशन ना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई मोशन ऑसिलेटरी भी हो और पीरियोडिक भी हो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम ये कहते हैं कि ये सारे मोशन, हमने एक सर्कल बनाया है, इसके अंदर के सारे मोशन ऑसिलेशन के हैं, ठीक है, एक दूसरा सर्कल बनाया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर के सारे मोशन पीरियोडिक के हैं, तो इसमें जो कॉमन आएगा ये ऑसिलेटरी प्लस पीरियोडिक होंगे। मतलब ये जो बीच में कॉमन आएंगे ये ऑसिलेटरी भी होंगे और पीरियोडिक भी होंगे, ठीक है। और इस कॉमन रीजन के अंदर ही कहीं ना कहीं हम जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एसएचएम, वो वाला पार्ट आता है, क्योंकि ऑसिलेशन जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऑसिलेशन ही है, लेकिन वो ऑसिलेशन एक स्पेशल केस वाला ऑसिलेशन कहा जाता है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन को फुलफिल अगर किया जा सकेगा तो उस ऑसिलेशन का नाम एसएचएम हो जाएगा। मतलब ऑसिलेशन हजारों तरीके के हैं, लेकिन एसएचएम एक पार्टिकुलर टाइप का ऑसिलेशन है जो एक कंडीशन को फुलफिल करने से हमको मिलता है, ठीक है। अब ऑसिलेशन होता कब है? ऑसिलेशन तब होता है जब कोई भी चीज अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होती है, और अगर हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो चीज वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करती है, तब जाके ऑसिलेशन होता है। चाहे आप जो भी एग्जांपल ले, जैसे मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम था। अगर ये पेंडुलम था तो ऑब्वियसली अगर इसको हम ऐसे छोड़ देते तो ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, वहीं पर हैंग कर रहा है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां से रिलीज कर दिया तो ये फिर ऑसिलेशन करने लगेगा टू एंड फ्रो का, ठीक है।
उसी तरीके से मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग से हमने कोई मास को अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये मास अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है, लेकिन आप स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ दें, और ऐसा करने के बाद जब छोड़ देंगे तो अब ये मास क्या करेगा, ये मास आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा और इस तरीके से ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा। तो ऑसिलेशन हमेशा तब होता है जब कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और अगर हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कर देते हैं तो फिर वो एसएचएम करना या ऑसिलेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब एसएचएम में क्या होता है, तो एसएचएम में बेसिकली आप ये समझें कि, या इन जनरल आप ये समझें कि ऑसिलेशन होने के लिए हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए होता है जो उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाए। जैसे मान लो कि हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ऐसी कोई सरफेस है, यहां पे अगर कोई मास रखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अगर आपने इसको डिस्प्लेस करके यहां पर छोड़ दिया तो ये मास वापस यहां आना चाहेगा, और आपने अगर इधर छोड़ दिया तो वापस इधर आना चाहेगा, और इस तरीके से ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा। जब ये ऑसिलेशन कर रहा है इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि जो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, हम अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो कहीं ना कहीं कोई फोर्स होगा या कोई टॉर्क होगा जो वापस उसको यहीं लाने की कोशिश करेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन भी कहते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, उसको अगर हमने डिस्प्लेस कर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ फोर्सेस या टॉर्क आ जाते हैं जो वापस उस पार्टिकल को यही उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। और जब पार्टिकल को उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं तो जब पार्टिकल इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, और जब पार्टिकल इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब दोनों तरफ से जो फोर्सेस होंगे वो हमेशा उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा तब होता है जब हम कह सकते हैं, ऐसा जब भी होगा तब ये ऑसिलेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि व्हेन पार्टिकल is displaced from mean position, then there is a force or torque start acting on it, which will be directed towards the mean position, ठीक है। मतलब एक फोर्स या टॉर्क लगने लगेगा, वो हमेशा इस तरीके से अपने डायरेक्शन को रखेगा कि पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन पर वापस लाया जा सके, ठीक है। और इस जब ऐसा लगेगा फोर्स या टॉर्क जो उसको वापस मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, तब जो मोशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ऑसिलेशन कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन जो है हम वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये एसएचएम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है ये एक्स एक्सिस है और पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस। पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू दी है माइनस ऑफ के इंटू एक्स। के एक कांस्टेंट है और एक्स जो है वो ये बताता है कि पार्टिकल का क्या कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है। तो पार्टिकल अगर अभी यहां पे रखा हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब इस समय इसके ऊपर फोर्स 0 लग रहा है। मीन पोजीशन उसी पोजीशन को कहा जाता है जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ही यही होता है कि जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 लग रहा होगा। तो यहां पे अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अब ये जो मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है तो ये ऑसिलेशन करेगा, अनस्टेबल है तो ऑसिलेशन नहीं करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है या नहीं, ये जानने के लिए मान लेते हैं कि हम पार्टिकल को यहां पर डिस्प्लेस कराकर ले आते हैं, पार्टिकल को उठा के यहां ले आते हैं।
जैसे आप पार्टिकल को उठा के यहां पे लाओगे, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया एक्स का, एक्स पॉजिटिव है, के भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां माइनस साइन लगा है, इसका मतलब इस पार्टिकल पे जो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगने लगेगा। मतलब पार्टिकल अगर राइट पे डिस्प्लेस कराया जाएगा तो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स उसको वापस उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। और ऑसिलेशन तभी होता है जब फोर्स दोनों तरफ से उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ से तो कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ होता तो क्या होता, यही पार्टिकल अगर यहां पहुंच जाता तो आप ये कह सकते थे कि अब अगर हमने इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस किया है तो उसका एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स का जो है वो नेगेटिव है। और अगर हमने एक्स का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिया है तो एक्स यहां पे नेगेटिव होगा, और एक्स अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अब इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो राइट पे लग रहा है। अगेन देखा जाए तो ये फोर्स जो है अभी भी इसको इसी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो पार्टिकल की मीन पोजीशन से आप उसको अगर लेफ्ट में ले जाते हो तब भी फोर्स उसको मीन पोजीशन में ला रहा है, और अगर राइट में ले जाते हो तब भी फोर्स उसको मीन पोजीशन में ला रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको यहां पे छोड़ दिया तो ये फोर्स वो खींच के यहां ले आएगा, लेकिन वेलोसिटी कारण जैसे ही आगे बढ़ेगा फोर्स वापस ऐसे लगने लगेगा तो ये वापस आएगा और इस तरीके से ये ऑसिलेट करने लगेगा। मतलब अगर मैं पार्टिकल को यहां से छोड़ दूं तो ये फोर्स उसको खींच के यहां लाएगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी आ जाएगी तो वेलोसिटी आने के कारण ये लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे ही लेफ्ट में जाएगा ये फोर्स का डायरेक्शन राइट में हो जाएगा तो ये रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा तो राइट में चला जाएगा, फिर ये फोर्स वापस लाएगा और इस तरीके से इसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, एसएचएम जो स्पेशल कंडीशन है ऑसिलेशन की वो यही है कि जो फोर्स लगना चाहिए उस फोर्स की वैल्यू माइनस ऑफ के एक्स के बराबर लगनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फोर्स माइनस ऑफ के एक्स के बराबर लगेगा तो ये ऑसिलेशन का नाम हम लोग एसएचएम कहते हैं। तो फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर लगना चाहिए, तभी वो ऑसिलेशन एसएचएम कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर ये ऑसिलेशन एसएचएम है तो हम इस चैप्टर में इसी एसएचएम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब फोर्स अगर माइनस के एक्स का लग रहा है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो के बाई एम है इसको हम, के एक कांस्टेंट है, पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है, तो ये जो के बाई एम का रेशियो होता है इसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो के बाई एम का रेशियो है इसको हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जो ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर का नाम के बाई एम के बराबर है, जहां पर हम ओमेगा को कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एक कांस्टेंट है और इसका यूज जो है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक, तो जो के बाई एम है उसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर अगर रख देते हैं तो अब हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एसएचएम में ये बात याद रखेंगे कि जब भी एसएचएम होगा तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। यहां पे एक्स क्या है, एक्स उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ए यहां पर एक्सेलरेशन है ऑफ पार्टिकल और जो एक्स है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ऑब्वियसली हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, किसी का स्क्वायर किया गया है, और यहां माइनस साइन अगर लगा है तो उसका मतलब यह होगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन is always opposite to direction of force, sorry displacement। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो भी डायरेक्शन होगा उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो ए लेफ्ट में होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट में है तो ए राइट में होगा। इन दोनों के डायरेक्शंस हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्योंकि यहां माइनस का साइन लगा हुआ है।
ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और हमें क्या क्या चाहिए इस इक्वेशन से। तो क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स आई है, एक्सेलरेशन होता है जब हम डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट x है, अगर एक बार डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आता, और डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आता। तो d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो इक्वेशन आई है ये कही जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मतलब कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन अगर एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो वो इसी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होनी चाहिए। हाँ, x की जगह y हो सकता है तो यहां भी y हो जाता, z होता तो z हो जाता। वो तो सिर्फ बता रहा है कि ऑसिलेशन x एक्सिस में हो रहा है, y में हो रहा है या z में हो रहा है। बट जनरल फॉर्म जो होगा, अगर एसएचएम हो रहा होगा तो वो इसी फॉर्म के इक्वेशन को लिखा होना चाहिए, जो कि हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनती है तो हालांकि वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनती है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। मतलब वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होके हम कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई है तो हम सॉल्व कर करके उसको हम सिंप्लीफाई करके उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, या हम इसको सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या होगी? एसएचएम की इक्वेशन हम इस फॉर्म में यूज करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। हम इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करेंगे जो उसका सॉल्व करके आता है, और वो सॉल्व करके जो आता है वो इक्वेशन इस फॉर्म की होती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये एसएचएम की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। एक एक करके सारे टर्म को समझेंगे, लेकिन अब इस बात को आप समझिए कि इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक वर्ड इस बात को बताता है कि ऐसी इक्वेशन जो कि साइन या कॉस के टर्म में लिखी जा सके तो हम उसको हार्मोनिक इक्वेशन या हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। एसएचएम एक पार्टिकुलर टाइप का मोशन है जिसके डिस्प्लेसमेंट साइन के ऊपर डिपेंड करता है या कॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग एसएचएम कहते हैं। ऑसिलेशन और भी कई हजारों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो साइन पर डिपेंड करेगा या कॉस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी इस इक्वेशन में और क्या क्या चीजें हैं वो अगर समझी जाए तो x क्या है, तो x आपको पता है कि x पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। बाकी a क्या है इसको समझो। कभी भी कोई साइन, ये जो थीटा है ये पूरा एंगल थीटा है, साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और नेगेटिव साइड में नेगेटिव साइड की मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है। मतलब साइन +1 से -1 के बीच में ही रहता है। तो अगर ये पूरी वैल्यू +1 हो जाएगी तो x मैक्सिमम होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a आएगी। इसका मतलब जब पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूरी पर जा सकता है, वो मैक्सिमम जितनी दूरी पर जाएगा उसी को हम a कहते हैं या उसका नाम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो a को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, और इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो x हमने सीख लिया, a सीख लिया, साइन तो एंगल है, ओमेगा मैंने अभी आपको बताया, ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, t ऑब्वियसली टाइम है, तो यहां पे t जो हो गया वो टाइम हो गया। और ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है
ये एक तरीके का एंगल है, क्योंकि साइन के साथ हमेशा एक एंगल ही आ सकता है। लेकिन इस पूरी क्वांटिटी को हम एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं फेज। फेज के बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसका जो नाम होता है ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम कहते हैं फेज ऑफ एसएचएम, या सिर्फ आप फेज कह सकते हो कि इस एसएचएम का ये फेज है। ये पूरी क्वांटिटी अगर फेज है, एक एंगल है, एक फेज है, तो अगर मैं पूछूं कि टी को अगर जीरो पुट कर दूं, अगर हम टी को जीरो पुट कर देंगे तो टी को जीरो पुट करने से क्या सिर्फ फाइव बचेगा? इसका मतलब अगर हम टी को जीरो पुट कर देंगे तो ये सिर्फ फाइव बचेगा, और जो फाइव बचेगा इसको हम नाम देंगे इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब वो फेज जो कब था, जब टाइम जीरो था। तो फाइव का नाम है इनिशियल फेज, ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी का पूरा नाम है फेज। ए जो है वो एम्पलीट्यूड होगा और एक्स जो है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इस इक्वेशन में किस चीज का मतलब क्या होता है। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम कंसीडर करते हैं इस इक्वेशन को ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसमें जो ओमेगा था, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा कि ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के बराबर होता है, तो ओमेगा का यूज क्या है? आपको किसी भी एसएचएम का अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो ओमेगा यहां पे यूज होता है। ठीक है, और इस बात को याद रखें कि टाइम पीरियड अगर हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा अगर हमको पता है तो हम किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया है कि the equation of two SHMs are x1 is equal to 20 sine 2 pi t plus pi by 6 and x2 is equal to 10 sine 2 pi by t plus pi by 3. Find the ratio of their amplitudes and phase difference between two SHM. ठीक है, तो हमें एक्चुअली दो SHM की इक्वेशंस दी हुई हैं और हमसे पहले पार्ट में पूछता है कि उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है। तो पहली बात, एम्पलीट्यूड होता है साइन के साथ, ये साइन के साथ जो भी चीज लगी हुई है बाहर, ये एम्पलीट्यूड है, और इसके साथ भी जो भी चीज लगी है ये एम्पलीट्यूड है। मतलब पहले वाले का एम्पलीट्यूड 20 का है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड 10 का है। अगर आप इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो ये 2:1 आ जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस, तो फेज होता क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी इक्वेशन लिखी होती है साइन के संग ब्रैकेट की जो पूरी क्वांटिटी होती है इसी का नाम फेज होता है। तो इसका मतलब अगर हम इस यहां पे देखें दो इक्वेशन जो लिखी हैं, तो पहली इक्वेशन का फेज है इतना 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6 और दूसरी इक्वेशन का फेज है 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है दोनों एसएचएम के बीच में, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और जब इसको माइनस करेंगे तो 2 पाई टी कैंसिल, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। ये इन दोनों एसएचएम के बीच का फेज डिफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो फेज हमेशा ब्रैकेट की साइन के अंदर की क्वांटिटी को फेज कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। If equation of SHM is x is equal to 10 sine 2 pi t plus pi by 4, find, क्या क्या फाइंड करना है? पहला पार्ट है, मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड कहता है फाइंड करने को। तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड निकालने के लिए सिंपली
जो भी साइन के संग लगा है वो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 10 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछता है कि टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड के लिए आपको यह समझना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अकॉर्डिंग ये होता है ए साइन ओमेगा टी, टाइम के संग जो लगा है वो ओमेगा है, और टाइम के संग अगर 2 पाई लगा है तो 2 पाई का लगा है मतलब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई बाई 2 पाई, ये आ जाएगा 1 सेकेंड, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछता है कि फेज कितना है, तो फेज कैसे निकलता है, ये पूरी क्वांटिटी जो है 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 ये फेज है। और फोर्थ पार्ट में आपसे पूछता है कि इनिशियल फेज कितना है, तो इनिशियल फेज क्या होता है, जो फेज निकाला है उसमें टाइम को 0 पुट कर देंगे तो वो इनिशियल फेज आ जाएगा, और जैसे ही आप टाइम को 0 पुट करेंगे ये इनिशियल फेज कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में एसएचएम की इक्वेशन दी है तो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फेज, इनिशियल फेज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो फेज आ रहा है या जो इनिशियल फेज आ रहा है इसका मतलब हम थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, और हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन में फेज या इनिशियल फेज निकालना चाहते हैं तो जो इंफॉर्मेशन हमको होगी उससे हम फेज या इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो ये फेज इक्वेशन, ये एसएचएम की इक्वेशन यही चलती रहेगी, बट इसमें जो फेज वाला टर्म है इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फेज, इनिशियल फेज क्या होते हैं इनको फाइंड आउट करेंगे। पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो किस पोजीशन पे, कहां पे, कौन सा फेज है, ये निकालना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है।